नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें करने वाले हैं एफएसटी के इस पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 ऑलरेडी हो गया है, पेपर 2 का पहला सवाल ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव ऑन स्ट्रिंग वेव है। इस तरह के खूब सारे सवाल आपने पहले भी देखे होंगे। आपको है ना एक वेव की इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? 5/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ये इक्वेशन दी है t इजिकल टू 1। t इजिकल टू 1 सेकेंड पे आपको ये इक्वेशन दी है। और आप जानते हैं कि x प्लस माइनस बी टी की फॉर्म में अपन सारी वेव की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लो कि वेव जा रही है, मान लेता हूं कि प्लस x की तरफ जा रही है, तो मैं क्या ऐसा जनरल इक्वेशन ऐसा सोच सकता हूं कि कुछ ऐसी रही होगी, दैट इज 5/x माइनस वी इंटू टी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये t इज इक्वल टू 1 पे, तो आप थोड़ा सोच के देखना कि x माइनस वी टी, माइनस तो क्या लिया मैंने, ऐसा मान लिया कि पॉजिटिव x में t की जगह t माइनस 1 है, ताकि t को आप जब 1 डालिएगा तो ये खेला खत्म होके आपको ये आता हुआ दिखाई दे जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली 6x माइनस वी टी, तो वो v x माइनस वी टी माइनस 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई x माइनस वी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस v माइनस टी माइनस 1 प्लस 9। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन को। अब आप t को 1 डालिए, t को 1 डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बनता हुआ दिखाई देगा क्या? हाँ, ये दिखाई देगा। उसी से उल्टा सोच के ये लिखा। अब आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें डालिए। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डालेंगे तो इक्वेशन आपके लिए क्या बन जाएगी? 5/x 2 माइनस 1 यानी कि x माइनस v का स्क्वायर प्लस 6 इंटू x माइनस v प्लस 9 है, दैट इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, और मतलब जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो x स्क्वायर प्लस 12x के फॉर्मेट में, और एक आपका आएगा 2x माइनस 2xv, और यहां से है आपके पास 6x। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक 6 और यहां से आ जाएगा 2xv माइनस 2xv, तो ये v इंटू एक्स कॉमन आ गया, है कि नहीं है। और दूसरी एक टर्म क्या आएगी? प्लस का v स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस का v स्क्वायर, तो ये आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 6v प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब आपको सवाल में इक्वेशन दी हुई है कि ये है 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये आइटम को उसने 12 लिखा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में जो इक्वेशन दे रखी, और ये आइटम को इसने क्या लिखा है? ये आइटम को इसने 36 लिखा है। क्या लिखा है? 36 लिखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 माइनस 2v इज इक्वल टू 12, 6 माइनस 2v इज इक्वल टू 12 है। तो यहां से 2v की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई? माइनस 6v की वैल्यू क्या है? -3 है। यानी कि मैंने अगर ये माना था कि वेव किधर जा रही है, उधर जा रही है पॉजिटिव एक्स में, वो गलत हो गया। वेव जा किधर रही है? माइनस एक्स में जा रही है, और उसकी स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो v स्क्वायर माइनस 6v, v की वैल्यू 3, अगर आप -3 डाल दीजिएगा तो ये आइटम 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 36 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो v आपकी जो वेव है वो जा रही है माइनस एक्स की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड यानी कि ये आपकी हो गई है 3, और ये बोल रहा है then fill the value of v is given by v, where v is c denote the direction of motion, +1 for positive x डायरेक्शन एंड -1 फॉर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो किधर जा रही है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो आपके लिए c की वैल्यू -1 आ जाएगी। 3 + -1 इज इक्वल टू आपके लिए 2 आ जाएगा।
यहां पे अपन क्या लेके चल रहे हैं कि भाई साहब v इज द स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे ले रहे हैं। तो लिख देते हैं स्पीड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। तुम्हारा आंसर 2 आ गया है, तो ये सवाल हो गया है भाई साहब। सवाल में बोला गया था कि नेगेटिव x के लिए -1 कंसिडर करना है c और पॉजिटिव के लिए +1। क्या, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 पे ये रखिए, सवाल नंबर 2 एक कैलकुलेशन वाला रद्दी सवाल है। यहाँ पे क्या है कि चार्ज रखा हुआ है और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज है, Q इंटू ई का फोर्स इधर लगेगा, Q इंटू ई का फोर्स लगेगा। नीचे इस पे mg है, g की वैल्यू 9.8 लेना है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। इस QE के भी दो कंपोनेंट कर लें, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ये होगा QE cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा QE sin थीटा। इन दोनों का सम इज इक्वल टू नॉर्मल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, नॉर्मल के बराबर होगा। और म्यू इंटू दैट नॉर्मल इज द, यहाँ पे जो है पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितनी आएगी वो निकालना, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। वो हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस ऑफ इधर की तरफ का फोर्स कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका QE cos थीटा माइनस म्यू इंटू n है। और n की वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा डिवाइडेड बाई m करिएगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये वाली दूरी 1 मीटर दी हुई है और ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये l मान लीजिए, l sin थीटा, l sin थीटा, sin थीटा इज बेसिकली हाफ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। l की वैल्यू 2 है, मान लीजिए ये दूरी l आपका मिल गया, तो यहां से होने में कितना टाइम लगेगा, क्या लगा देंगे, s इक्वल टू ut, ut 0 हो गया, हाफ a t स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से पुट करना, ये तो l हो गया, l की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। इस भाई को सॉल्व करने पे आंसर जो है वो आ रहा है 4/3। तो x की वैल्यू आपसे पूछी है, तो x की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 4, है ना। कैलकुलेशन वाला सवाल है, कोई बहुत कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कोई खास चीज नहीं है। Q इंटू ई का फोर्स उधर लगेगा, काहे लगेगा कि चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो कंपोनेंट कर लीजिए, नॉर्मल निकाल लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, तो म्यू इंटू एन से। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। क्या है सवाल नंबर 3, देखिए जरा, बढ़िया हुआ। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए, क्या है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में B वर्सेस R का कर्व, क्या चीज, B वर्सेस R का कर्व दिया हुआ है और दो अलग अलग कंडक्टर के लिए दिया हुआ है, मतलब दो अलग अलग वायर के लिए। ओके, ये आपको R दिया है और ये वाली वैल्यू आपको 2R दिया है। इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है B1 और इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है B2। अब अगर आप ध्यान से देखिए, वी हैव टू सेपरेट लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, बोथ हैविंग डिफरेंट बट यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। एक की करंट डेंसिटी मान लीजिए कि J1 है इसकी करस्पॉन्डिंग, और दूसरे वाले की करस्पॉन्डिंग मान लीजिए J2 है, कुछ भी, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक का रेडियस R है और दूसरे वाले का 2R है। अगर मैं 2R से ज्यादा की बात करता हूं, यानी कि इसका रेडियस मान लीजिए R है और इसका रेडियस मान लीजिए 2R, अगर आप 2R से भी ज्यादा दूरी पे बात कर रहे हैं तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है, क्योंकि कर्व कैसा है, सेम है। अब अगर आप आउटर साइड की बात करें तो कर्व आपका आता है μ0I/2πr। अगर दूरी सेम होगी तो भाई साहब, अगर बी दूरी सेम है तो बी सेम आने के लिए क्या सेम होना पड़ेगा, आई सेम। इसका मतलब इन दोनों में आई की वैल्यू क्या है, सेम सेम है। अगर इन दोनों में आई की वैल्यू सेम है तो J1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, J1 की वैल्यू हो जाएगी I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। भाई एरिया, करंट पर यूनिट एरिया ही तो है पाई, और दूसरा वाला जो J2 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा I/पाई आर स्क्वायर, और R खुद ही 2R है, तो
4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको B1 और B2 का रेशियो पूछा गया है। B1 R दूरी पे है अंदर की तरफ भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉलिड मतलब सिलेंडर है, इसके अंदर म्यू नॉट J R बाई 2 आता है। तो अगर आपको B1 चाहिए तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, J और R पे डिपेंड कर रहा है। तो B1 बाई B2 अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, J1 R1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये तो R1 R दूरी पे और B2 जो है वो दूसरे वाले के लिए R2 दूरी पे, तो J2 बाई R2 आ जाएगा। अब J1 बाई J2 यहां से मिल जाएगा आपको, J1 बाई J2 की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है, J1 बाई J2 है ना, J1 बाई J2, तो ये J1 हो गया और ये J2 हो गया। तो आपको ये वाली जो वैल्यू है वो आपको 4 आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 4 हो गया और R1 इज R और R2 इज 2R। हमको तो लगता है कि ये रेशियो 2 आ जाएगा। ये रेशियो कितना आता हुआ दिखाई देगा आपको, 2। और सवाल आपको बोल रहा है कि अगर ये x है तो आपको 2x बोला गया है, x इज इक्वल टू 2, 2x की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 को आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। एक और रद्दी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पे क्या है, सवाल नंबर 4 जरा ध्यान से देखिए, मुझे आओ लगा। सवाल नंबर 4 आपसे बोल रहा है, सवाल नंबर 4 क्या है, अ सायरन प्लेस्ड एट रेलवे प्लेटफॉर्म इज एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो है 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा है। और A record a frequency of 5 while the approaching, and during his return journey B records a frequency of the while approaching। मतलब जब A पास में आ रहा है BA से, तब इसको फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर हो रही है, 5.5 किलोहर्ट्ज, और जब B पास में आ रहा है तब फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, 6 किलोहर्ट्ज। ठीक है भाई, दोनों ही केस में पास में आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों का रेशियो क्या होगा, मैंने कहा भैया देखो, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो होगी वो आपके लिए हो जाएगी v, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, पास में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो प्लस v डिवाइडेड बाय v इनटू इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है 5। ये आपको पता है। दूसरे केस में आपने मतलब ये पहली आप ऑब्जर्व मिल रही है, दूसरी ऑब्जर्व वो होगी v प्लस वी डिवाइडेड बाई v, और इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी थी कितनी, 5 किलोहर्ट्ज। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, f1 बाई f2 आ जाएगा। अगर आप रेशियो लेंगे तो 5.5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, v से v कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर आपके लिए क्या रहेगा, ऊपर रह जाएगा v प्लस va और नीचे आ जाएगा v प्लस vb। आपको क्या चाहिए भाई साहब, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए VA बाई VB। ओके, यहां से लिख सकते हैं भाई साहब, ये वैल्यू आपके लिए कितनी आ रही है, V1 की F1 की वैल्यू 5.5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 5.5 V, 5.5 V इज इक्वल टू 5V प्लस 5 VA। तो इसको इधर ले जाओगे तो ये 0.5 V ही हो गया है, तो VA की वैल्यू आ गई भाई साहब 0.5 V डिवाइडेड बाई 5 है। ओहो, तो ये तो V बाई 10 आ गया है ना, VA की वैल्यू V बाई 10 आ गई, यहां से निकाल लो यार, ये वैल्यू 6 है, तो इसको इधर ले जाओगे तो 6V इज इक्वल टू V 5V प्लस 5VB है ना। तो यहां से ये कट गया भाई साहब, एक बचा V, और यहां से VB की वैल्यू आपके लिए कितनी आ रही है, VB की वैल्यू आ रही है V डिवाइडेड बाई मतलब जो है VB की V डिवाइडेड बाई 5 आ रही, V डिवाइडेड बाई 5 आ रही। अब आपको सवाल में पूछा क्या है, VB बाई VA। ओके, VB रद्दी था तो VB बाई VA, V बाई 5 डिवाइडेड बाई V बाई 10 है, तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करने में कितनी आ रही है, 2 आती हुई दिखाई देगी। ये क्या किया है, ऑब्जेक्ट पास में आ रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डॉपलर का सस्ता सवाल, बहुत ज्यादा सस्ता सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपके पास ओके क्यूबिकल फ्लूइड का सवाल है, और इसको ऐसे चला रखा है, गाड़ी को इधर की तरफ जा रही है, ऐसा मान लीजिए कंटेनर। पहले हालचाल ये था कि अप टू डी यानी भरा हुआ था,
दो दो साइड जो है 2-2 मीटर की है, और जो BD लेंथ है वो BD यानी 1.5 मीटर है। ये वाली हाइट जो थी वो 1.5 मीटर है। और आपको क्या, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर इसको क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया गया इधर की तरफ, कितनी रफ्तार से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और यहाँ पे होल भी कर रखे हैं, BC इज इक्वल टू 0.5, यानी कि यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पे एक होल कर रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इसको एक्सेलरेट किया पानी कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसे, जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सॉरी। आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू A/G, पानी कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है ना। और ये tan थीटा अगर बात करें इसकी, तो ये A/G आने वाला है। A/G यानी कि बोले तो A is 8, G यानी कि 4/5 आने वाला है। एक्सेलरेशन आपको 8 दिया है ना, एक्सेलरेशन इज 8। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो दूरी है वो तो 2 मीटर होगी। मान लीजिए कि ये वाली दूरी x है, ये वाली हाइट, तो x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा विच इज 4/5। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8/5 है, यानी कि ये वैल्यू आपके लिए 8/5 आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से 1 एंड 4 1.8 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ, 1.6 है ना, 8 5 3 1.6 आ गया। अगर ये 1.6 है, x इज 1.6, इसका मतलब ये वाला 1.6 हो गया भाई साहब, इसका मतलब ये 0.4 मीटर हुआ। तो होल इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर है भाई, होल आपका 0.5 पे था, इसका मतलब ये 0.4 हुआ, तो होल 0.1 मीटर ऊपर की तरफ है। तो पानी होल से गिरने वाला नहीं है, बाकी जो इधर गिरेगा वो गिर गया होगा। अब आप इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल दीजिए, और इनटू जो है लीटर में चाहिए तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए और मीटर कीजिए। अब आप कैसे निकालेंगे इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। इनिशियली वॉल्यूम कितनी थी भैया, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 × 2 बेस का एरिया आ गया 4 इंटू आपके पास हाइट की कितनी थी 1.5, इतना मीटर क्यूब, इतना ये मेरे को लगता है ये आ गया आपका 6 मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब इनिशियली वॉल्यूम थी। अरे बेस एरिया हो गया 2 × 2 स्क्वायर, और हाइट आपको 1.5 दी हुई। अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो एरिया आपको आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, सम ऑफ पैरेलल साइड है, तो ये वाली 2 मीटर हो गई है। 2 + 0.4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2, है ना। और ऐसे लेंथ देखेंगे तो कितनी होगी, 2 मीटर होगी, है ना। वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना भैया, तो ये वैल्यू की कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास 4 + 4.8 है, 4.8 मीटर क्यूब। कितना, 4.8 मीटर क्यूब। अच्छा, पहले कितना था 6, अभी की कितना बचा है 4.8 मीटर क्यूब। बचा कुचा कहां गया होगा, बाहर गिर गया होगा। कितना लाला, कितना हो गया है ये 1.2 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते, 1000 लीटर होते। तो आपको क्या निकालना है लाला, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 200 इंटू अल्फा लीटर। तो ये कार्यक्रम तो आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1200 आएगा, है ना। तो 2 × 6 हो गया भाई। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 6 आ गई। इसको इसने लिखा है 200 इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आपके लिए 6 आ गई। आप 6 फिल करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 जरा ध्यान से देखिए। 6 हमको लगता है कि रिपीट सा है भैया, ये तो किसी और टेस्ट में भी आया था, रिपीट हो क्या लग रहा है सवाल। ऐसा कार्यक्रम है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन 1 है और यहाँ पे पिस्टन 2 है। इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में है तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो P0 ही होगा। बेसिकली क्या है ना, इसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये भाग के मतलब इसको कंप्रेस करते करते इसको जो है यहाँ पे ले आते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। कौन सा वाला, पिस्टन 2। तो ये कंप्रेस हो जाती है, मान लो x, और यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है ना, अगर आप x इसको खींच के लाएं। और दूसरा वाला, अगर ये पिस्टन 1 है और ये मैं काला सा दूसरा बना रहा हूँ, ये दूसरा है, ये 1 और ये 2 पहले वाले थे,
वो नई पोजीशन पे आ गए, है ना। पहले यहाँ पे प्रेशर पी नॉट था, वॉल्यूम आपको दी हुई और प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब ये सवाल पहले हो चुका है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अगर आपको लगाना है तो इनिशियली आपको प्रेशर होगा, P1 की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई नेचुरली होगा, मतलब 1 atm के बराबर। वॉल्यूम 1 इनिशियली आपको सवाल में दी गई है। P2 अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां बार P नॉट लग रहा होगा और ये X कंप्रेस हुई है ना, X कंप्रेस हुई है तो इधर की तरफ फोर्स KX लग रहा होगा, तो KX बटा A से क्या लग रहा होगा, इतना प्रेशर लग रहा होगा, प्लस P नॉट लग रहा होगा, यही तो P2 हुआ ना भाई, अंदर से इतना ही P2 इधर लग रहा होगा, है कि नहीं। और वॉल्यूम V2 की बात करें तो P2 अपने को मिल गया है क्या, वॉल्यूम V1 सवाल में गिवन है, ठीक है। और P2 की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई, P नॉट प्लस KX डिवाइडेड बाई A आ गई। और V2 की अगर बात करें, किसकी, V2 की, तो V2 आपके लिए क्या हो गया, अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये कंप्रेस X हुई है, तो A इंटू X आ गया। मतलब P1 की जगह रखी हो, V1 की वैल्यू सवाल में दी हुई है, सीसी में होगी, उसको मीटर क्यूब में करना होगा, ये सवाल आया हुआ है इसलिए दोबारा बात नहीं कर रहे हैं। P2 की वैल्यू आपके लिए यहाँ आ गई, K दिया हुआ, P नॉट दिया हुआ, A दिया हुआ, बस X ही अननोन होगा और V2 की वैल्यू A इंटू X लगेंगे। पूरे केला में अननोन कौन हुआ, X हुआ है। सॉल्व करेंगे तो X की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 1 मीटर के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर जो है व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन मीटर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, और सवाल में लिखा हुआ है आइसोथर्मल, तभी अपन P1 V1 इज इक्वल टू P2 कर रहे हैं। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो X की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है, 1 मीटर के आसपास। बाकी कैलकुलेशन आप चाहें तो सॉल्यूशन में नीचे देख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 बहुत ही रद्दी है, जरा ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई साहब एक लिसनर रिवॉल्व अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक भाई साहब हैं जो सुन रहे हैं, कान लेके क्या कर रहे हैं, अपने कान लगे हुए हैं और ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और इनकी स्पीड कितनी है, इनका 50 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड स्पीड आउट फॉर इन सर्कुलर साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको 350 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम, find the ratio of the maximum minimum frequency a listener revolve this। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेशनरी सोर्स रखा हुआ है, ओके। लिसनर सुनने वाले भाई साहब जब यहाँ होंगे तो यही वाले दो के साथ यहाँ इनको मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ मिनिमम, और जब ये जस्ट इसकी रफ्तार इधर की तरफ 50 होगी, क्योंकि 50 तो टेंजेंशियल है हमेशा, यहाँ इनको मैक्स सुनाई देगी। एफ मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ मैक्स की वैल्यू आएगी 350 डिवाइडेड बाई, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है तो प्लस 50 डिवाइडेड बाई 350 इंटू एफ आ गया। और एफ मिनिमम की बात आप करिएगा तो यहां से 350 डिवाइडेड बाई 350, और ये दूर जा रहा है, कितनी रफ्तार से जा रहा है, 50 से जा रहा है, इंटू आप एफ कर दीजिए। इन दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे ना तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 350 से 350 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ रहा है आपका 400 डिवाइडेड बाई 300, ये रेशियो आ रहा है 4/3 एफ मैक्सिमम वर्सेस एफ मिनिमम का। तो ये वैल्यू आपके लिए 4/3 इज बेसिकली 1.33 आपका आंसर हो जाएगा 7 का। आइए आगे बढ़ते 8th वाले सवाल पे। 8th मतलब जो है ना 8th हद ही रहती है, बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, ये तो आप कर ही लेते हैं, क्या है सवाल नंबर 8 देखिए आप। सवाल नंबर 8 में क्या हो रहा है ना कि इन द गिवन फिगर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज 8 रूट, मतलब एक ऐसी रिंग है और इसमें मान लीजिए कि भाई करंट आई जा रहा है, तो सेंटर पे क्या होगा, मैंने कहा म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। इसकी वैल्यू जो है सवाल में क्या दी हुई है, 8√2 दी। फिर इसके बाद हुआ क्या है कि ये वाले को आधा पार्ट कट करके ऐसा माहौल बना दिया गया है, जैसा आप फोटो देख पा रहे होंगे, फोटो में ऐसा हो गया है, ये ऐसे, और दूसरा वाला पार्ट जो है इसके ऊपर, मतलब ये ऊपर वाले प्लेन में है, ऐसा बाहर की तरफ ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर वाला। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आधे पार्ट के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन इसका आधा यानी 4r, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऐसे कर रहे हैं, करंट ऐसे चला रहे तो परपेंडिकुलर ऐसा हो गया। अब आपने जो ऐसे रखा हुआ है उसके कारण ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r आधे के कारण,
और इसके कारण ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके जो रिजल्टेंट आएगा इस बी वाले पॉइंट पे वो भी आपस में क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, इक्वल आएगा। अरे भैया करंट तो आई ही जा रहा है ना, यहां अगर आप करिएगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, है ना, और यही वाला करंट अगर ऊपर वाले इस वाले प्लेन में जाएगा, इस वाले करंट कैसा है, बाहर की तरफ, और ये जो ऊपर से ऐसे बाहर आ रहा है इस वाले प्लेन में, इस वाले में अगर ऐसा है तो ये कैसा आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अब एक नीचे की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, एक इधर ड्रर एक इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आ जाएगा, और ये वाले दोनों बराबर है, इतना इतना है, तो रिजल्टेंट क्या है, अब एक्स कोई क्वांटिटी x है और x इधर की तरफ है, तो रिजल्टेंट कितना है x√2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भाई साहब √2 टाइम ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r की वैल्यू दी हुई है, तो इसको 2 इंटू 2r लिख दीजिए, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 8√2 दी हुई है, तो ये वाला तो हो गया ना आपका √2/2 इज 1/√2, और इसकी वैल्यू आपको 8√2 दी है, तो √2 से √2 खत्म हो गया, ये 8 आ गया। तो ये लल्लू सवाल है, कोई बहुत खतरनाक सवाल है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। जस्ट आपको विजुलाइज करना है और आपको सेंटर ऑफ द रिंग हाफ और फुल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 9, जरा ध्यान से देखिए। 9 में सोनोमीटर वायर की बातें हो रही है, वायर की लंबाई L है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो फ्रीक्वेंसी की कितनी आती है, मैंने कहा नंबर ऑफ लूप्स अपॉन 2L √T/μ आती है भाई साहब। सोनोमीटर वायर कैरिंग ए मेटल ब्लॉक एट द अदर एंड व्हेन द ब्लॉक इज इन एयर, द रेजोनेंट ब्लॉक अगर एयर में लग रहा होगा, ये अपन बातें करते हैं कि टेंशन उस वाले केस में mg हो जाती है, यानी कि रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये है ना, और फिर इसको डुबा देते हैं, तो डुबा देते तो बायंसी माइनस हो जाएगा। अच्छा है कि नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा when the block is wholly immersed in water, the resonant length of the same tuning fork decreased to 80 cm। पहले कितनी थी, 90 थी, क्योंकि ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, वो तो सेम है, ये f तो सेम है दोनों ही केस में। आप चेंज क्या कर रहे हैं, L and T चेंज कर रहे हैं, है कि नहीं है, म्यू भी वही रहेगा, n भी वही रहेगा, तो हमको तो लगता है कि भैया T1/L1 जो है वो मस्ट बी इक्वल टू T2/L2 है कि नहीं है। पहले वाले केस में आपके पास टेंशन रही होगी रो VG डिवाइडेड बाय लेंथ 90 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में रो VG माइनस क्या करना है, मैंने कहा रो बायंसी करना पड़ेगा, तो रो ऑफ वाटर कर देंगे V इंटू जी। अरे भाई इसको डुबा दिए हो, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर बायंसी लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, तो टेंशन की वैल्यू mg माइनस बायंसी हो जाएगी ना यार, है ना। सोनोमीटर वायर जानते हो ना, यहाँ से पुली से नीचे यहाँ पे ब्लॉक टांगते हैं, अब इसको पानी के अंदर कर दिया यहाँ पे टक 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 टक। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये वाली लंबाई कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर बोल रहा है क्या भाई, 90 से 80 हो गया, तो ये खत्म हो गया 0 से 0, और क्या कीजिए √VG भाई, रो VG यानी रो और जी, रो एंड सॉरी नहीं वी एंड जी खत्म। आपके पास क्या बचा है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 8/9 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप रूट में ले जाइए भाई, रो जी बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे रो से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रो आ गया, है ना। अच्छा भाई साहब स्क्वायर कर दीजिए जी, 64 डिवाइडेड बाई 81, कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है, इजिकल टू 1 अपॉन रो ऑफ वाटर अपॉन रो आ गया। आपको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए ना, मतलब रो अपॉन रो ऑफ वाटर चाहिए ना, सवाल यही डिमांड कर रहा है, तो यहां से रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 64/81 आ गया, तो 81 में से 64 घटा दीजिएगा, तो 81 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 81 है, 11 में से 7 है, और 17/81 आ गया है, तो आपको रो डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर चाहिए, तो वो 81 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है यार, इस x²/17 बोल रहा है कि ये x²/17 है, तो x की वैल्यू तो 9 हो गई, डाला अब 81 है, तो x की वैल्यू आपको चाहिए तो 9 निकाल लें। सवाल तो कोई बहुत ज्यादा टफ वाली बात इसमें नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं 10th वाले सवाल पे। 10th भी आ थ्रू, 10th अगर आप थोड़ा बहुत नोट्स पढ़े हुए हैं तो इस तरह की ये सवाल काफी कॉमन है। सरफेस एनालिसिस, सरफेस टेंशन का एक बहुत ही बेसिक सवाल है।
कि भाई साहब मतलब एक बड़ी ड्रॉप थी, उसको छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ दिया तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। लल्लू सवाल है, आइए आगे बढ़ते हैं। 10th वाले सवाल में क्या है, मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस, मतलब मान लीजिए वो आपको 1 सेंटीमीटर दिया, हम इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, इज स्प्रेड इनटू 10 की पावर 6, छोटी 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 मान लीजिए कि इसको n मान लीजिए, n छोटी छोटी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं है। तो पहले का सरफेस एरिया कितना था भाई, एनर्जी होती है आपकी एरिया इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपको सवाल में दिया है क्या, सरफेस टेंशन आपको दिया, मान लो मैंने उसको टी दे दिया है, जो भी सरफेस टेंशन। तो पहले का ui में ai इंटू टी कर दीजिए, u फाइनल में आप a फाइनल इंटू टी कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस लेंगे, एरिया फाइनल ज्यादा होगा क्योंकि ऐसी n ड्रॉप्स बन रही है, अपने आप बनने वाली नहीं है। ड्रॉप्स कुल 2-3 मिलके एक बनाना अपने आप हो जाएगा क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन आप एक से और बनाने ही तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आप क्या पाइएगा, इसका एरिया जो है इनिशियल वाला वो 4πr² है ना, इंटू अगर आप टी कर देंगे, सवाल में आपको 4πr भी दिया हुआ, टी भी दिया हुआ, ui मिल गया। u फाइनल के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मैंने कहा आपको चाहिए होगा भाई साहब n ड्रॉप से हर एक का एरिया होगा 4πr², एक ही सरफेस होगी, ड्रॉप है बबल है नहीं, इंटू टी कर देंगे तो ये आ जाएगा। आपके लिए आंसर क्या होगा, आपको कितना एनर्जी दे देना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, n आपको दिया, आपको स्मॉल r चाहिए, t भी दिया, ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपको सवाल में दिया हुआ। अगर आपको ये चाहिए भाई साहब स्मॉल r, तो कहां से मिलेगा, मैंने कहा इसकी वॉल्यूम की कितनी थी 4/3πr³ दैट इज इक्वल टू n इंटू 4/3πr³ है कि नहीं। डेंसिटी सेम है तो भाई साहब वॉल्यूम मतलब टोटल मास का कंजर्वेशन से ये आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 4/3r³। तो क्या स्मॉल r मिल गया, स्मॉल r मिल गया तो r² मिल जाएगा, u फाइनल मिल जाएगा, u इनिशियल मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन आप करिएगा तो ये जो वैल्यू आ रही है मिली जूल में आपका आंसर आएगा, कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू आ रही है 4.335 इंटू 10 की पावर -3 जूल है। तो इतना मिली जूल हो गया आपको, जो मतलब जो है इसको 4.335 देन द कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड फॉर द प्रोसेस इज, तो आपका आंसर जो है वो 4, इसको अगर आप राउंड ऑफ करिएगा या 4.33 लिख दीजिए या फिर इसको 4 राउंड ऑफ करें तो 4.40 लिख सकते हैं, है ना। 4.335 इंटू सॉल्यूशन करने के लिए यही आ रहा है, कैलकुलेट स्पेंड फॉर द प्रोसेस, तो जो भी ये आपका सही आंसर आ जाएगा 4.335 इंटू 10 की पावर -3 है ना। तो आपको मिली जूल में लिखना है तो 4.33 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ओहो हो। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 पे कुछ सवाल ऐसे करते हैं, कैलकुलेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज उसमें ज्यादा दम नहीं है। सवाल नंबर 11 वाले में क्या है कि भाई साहब आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे 2 दीवार, क्या है 2 दीवार है और यहां पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और मास क्या है, मास m है। स्प्रिंग कांस्टेंट k और मास m है, जो मतलब आप क्या कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं a से, यानी कि यहाँ x = 0 है तो -a तक a से कंप्रेस किया और इसको रिलीज कर देंगे तो भाई HSM करेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होगा a होगा। यहां से जो दीवार है वो x = a/2 की दूरी पे है ना। तो आपसे बोला है कि भाई और e की वैल्यू हाफ है, मतलब ये आती है टकराती है वापस ऐसे जाएगी, तब आपको बोला कि उसकी रफ्तार क्या होगी। मैंने कहा अगर b से आके टकराई तो वापस e × v से जाएगी, लाला है कि नहीं है ना। मतलब e की वैल्यू हाफ है तो v/2 से जाएगी, ये तो अपन जानते हैं कोलिजन से, है ना। तो पहले v निकाल लेते हैं, v = ω √a² - x², ये तो अपन जानते ही हैं। ओमेगा ए एम्पलीट्यूड कितना होगा भैया, a ही होगा, a²। x की वैल्यू क्या है a/2, इसका स्क्वायर करिएगा तो a/4 आ गया। चलिए भाई साहब तो ये 3a²/4 आ गया है, तो
तो ये ओमेगा √3/2 आ गया है। v की वैल्यू आपको क्या चाहिए, v/2, तो फिर से उसको डिवाइड कर दीजिए, a √3/2 को फिर से 2 से करेंगे, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। सॉरी, इंटू ओमेगा भी है, मतलब इंटू ओमेगा भी है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m, है ना, ओमेगा की वैल्यू √k/m। तो ये आंसर आपका हो जाएगा a/2 √3, और ये हो गया आपका 3k/m, 3k/m है, 3k/m है। भाई साहब बोल रहे हैं कि आप a बार रखिए और बाकी अंदर ले जाइए, ये अंदर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा लाला। आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ 16 हो जाए, तो ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, है ना लाला। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए n की वैल्यू, n की वैल्यू। और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ ना, ये थे आंसर, अरे ये तो ठीक था, यहाँ तक सही किया। ये हो गया भाई साहब ओमेगा इंटू √3/2, और ओमेगा की ये वैल्यू डाल दी और बट्टा 2 करेंगे, 3/2 आ गया, यहाँ तक ठीक है आपका। अब आप ध्यान से देखिए, तो आप a √3/4 और ओमेगा को √k/m लिख दीजिए, इसको अपन a 3k और इसको अंदर ले जाओगे तो 16m हो जाएगा 4 को। तो ये भाई साहब जो है इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये वैल्यू आपके लिए 3 ही आती हुई दिखाई देगी, है ना, 3k/16। a को भी अंदर ले जाना है, तो फिर मतलब जो है मल्टीप्लाई a अंदर ले जाओगे, a², तो a इंटू n की वैल्यू 3 आ गई, 16m है, तो आपका n की वैल्यू आ गई 3। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 भी इजी है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको पीटी कर दिया हुआ है, आपको एक पीटी कर्व दिया हुआ है और आपसे एफिशिएंसी पूछी गई है पूरे प्रोसेस की। तो ए से बी जा रहे हैं, बी से सी आ जा रहे हैं, ए बी में प्रेशर कांस्टेंट है और बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सी से ए जो है, सी ए इज रिप्रेजेंटेड एज, सी ए जो कर्व है इसमें पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एफिशिएंसी अपन जानते हैं भाई साहब, एफिशिएंसी इज बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई। तो कितना हीट अपन ने सप्लाई किया है, दैट वर्क। ए से बी बात करते हैं, ए से बी की बात करते हैं, तो ए से बी में यानी ए से बी की बात करते हैं, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा भाई साहब, कैसा प्रोसेस है, आपके पास आइसोबैरिक है, पी कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन एनआर डेल्टा टी, क्योंकि आपको डेल्टा टी पता है। ये वाले पॉइंट का आपको दिया हुआ है भाई साहब 300 केल्विन और ये वाले का 600 केल्विन। प्रेशर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 10⁶ है और यहाँ पे 2 × 10⁶ है। तो एनआर डेल्टा टी यानी कि एन की वैल्यू दी है क्या, 2 मोल, सो मोनोएटॉमिक गैस है। आर डेल्टा टी इज 600 - 300, दैट इज 300। 600 R is basically work done from A to B, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्क डन आ गया है और एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ेगी A से B डेल्टा Q, ये क्या होगा, मैंने कहा ये प्रोसेस आइसोबैरिक है, तो NCP डेल्टा T आ जाएगा, N की वैल्यू 2 है और गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक है, तो Cp की वैल्यू हो जाएगी F+2 यानी कि 3 + 2 5/2 R डेल्टा T है। डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 1500 R आपके लिए क्या हो गया है, हीट सप्लाई की और इतना वर्क डन है, मतलब डेल्टा Q आपने हीट सप्लाई की और वर्क डन भी आपको पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर आप B से C की बात करेंगे, तो क्या होगा, डेल्टा U तो 0 हो जाएगा, जितना आप वर्क डन करेंगे उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा U 0 उतना डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर आ जाएगा। और वर्क डन अगर आप ध्यान से देखें B से C में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी एनआरटी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही होगी, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा
मैंने कहा एनआरटी ln V2 by V1, एनआरटी ln V2 by V1 या फिर एनआरटी ln P1 by P2 से भी निकाल सकते हैं, है ना। n की वैल्यू 2, r की वैल्यू r, t की वैल्यू 600 ln P1 by P2, P1 by P2 इनिशियल बाई फाइनल है, तो ये ln 2 आ गया है। ये वैल्यू आपके लिए 1200 r ln 2, इतना ही आपने हीट सप्लाई की है, इतना ही आपने वर्क डन किया है। अब आप प्रोसेस C to A के बीच में बात करेंगे, C से लेके A में, तो C से लेके A में क्या हुआ होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डन की बात करते हैं C से लेके A में, क्योंकि हीट कितना रिलीज हुआ है उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डन आपके लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV। हमारा इंटरेस्ट है हीट सप्लाई, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हीट सप्लाई। तो हम यहाँ पे दो कैलकुलेशन कर चुके हैं, मतलब हीट सप्लाइड की, वन इज दिस 15R एंड सेकंड इज 12R ln 2। इस वाले केस में हीट रिलीज होगी, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए होगा। तो P dV का इंटीग्रेशन, और P को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं, यहाँ PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अपन क्या जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके, कुछ कांस्टेंट k दिया हुआ है ना सवाल में, PT इज इक्वल टू कांस्टेंट k मान लेते हैं, दिस कांस्टेंट k। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं P को क्या लिख सकता हूँ, P को मैं लिख सकता हूँ k बाई t लिख सकता हूँ, इंटू dV, है ना, इंटू dV। अब आप ध्यान से देखिए तो मुझे जो लिमिट्स पता है वो टेम्परेचर की पता है, वो कहां से जा रहा है, वो 600 से लेके टेम्परेचर जो है वो 300 तक जा रहा है, यानी 600 से लेके 300 तक जा रहा है। तो यहाँ dV जो है वो भी dt की टर्म में होनी चाहिए सारा कार्यक्रम। तो P को मैंने लिख दिया k बाई टी इंटू V इज इक्वल टू nRT। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू nRT स्क्वायर बाई k। तो dV की वैल्यू हो जाएगी nRT स्क्वायर का 2t dt बाई k, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो dt होगा, dV को क्या लिख सकता हूं, 2nRT dt बाई k से क्या होगा, ये k कट जाएगा, t से क्या होगा, t कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, 2nR, n की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 4R और t का इंटीग्रेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, है ना, dt का इंटीग्रेशन, तो t ही हो गया है। तो 600 ये आपके लिए 300 माइनस 600 यानी माइनस 300, यानी ये माइनस ऑफ 1200 आ है, इतना वर्क डन आ गया। कैलकुलेशन चेक किया है क्या मैंने, हाँ, माइनस ऑफ 1200 आर आपके लिए क्या आ जाएगा, ये आपके लिए वर्क डन आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसमें हीट निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, आप इस वाले प्रोसेस में मतलब डेल्टा यू, तो भाई वर्क डन आ गया। अगर आपको डेल्टा क्यू चाहिए तो आप डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगा दीजिए। डब्ल्यू आपके पास इतना है ही, डेल्टा यू अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो नेगेटिव है ही, और ये क्या होगा, एनसीवी डेल्टा टी डी फाइनल टी इनिशियल, तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर रिलीज हुई होगी। तो हीट सप्लाइड में कौन कौन सी टर्म आएगी, ऊपर वाली टर्म आपके पास आएगी, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी आपके पास वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू पहले वाले में वर्क डन आपको कितना आया था, ए से लेके बी में, वर्क डन की वैल्यू आएगी थी 600 आर। तो अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ऊपर वर्क डन जो पॉजिटिव आया है वो आपके लिए 600 आर है, प्लस आपके लिए एक और वर्क डन सेकेंड वाले प्रोसेस में कितना आ गया है, वर्क डन आपके लिए सेकेंड वाले प्रोसेस में 1200 आर ln 2 आ गया, और फिर वर्क डन कितना आ गया, माइनस ऑफ 1200 आर आ गया है, डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड है, इस थर्ड वाले में रिलीज हुई है, फर्स्ट वाले में हीट सप्लाइड कितनी है, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो 1500 आर आ गई है, 1500 आर प्लस सेकेंड वाले में हीट सप्लाई कितनी होगी, वर्क डन के
बराबर ही होगी, यानी कि ये 1200 RlN2 है। तो अब आपको क्या निकालना है भैया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू जो है आपके लिए, मतलब ये 100 वाले फैक्टर तो सारे ही कट जाएंगे, तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करने हैं। 600 R प्लस 2 RlN2 माइनस 2 R डिवाइडेड बाई 1500 R प्लस, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4lN2 प्लस 3। और आपको सवाल में यही आइटम क्या दिया हुआ है, 7 इज 20x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आपके लिए 7/20 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.35। तो आगे तो ये कैलकुलेशन वाली पार्ट थी, मुद्दे की बात ये थी कि आप एफिशिएंसी निकालेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड से। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आपसे हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 के बाद में 13। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, ट्रांसवर्स वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वन एंड ऑफ द वायर स्ट्रेचिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ट्यूनिंग फोर्क इज ऑसिलेटिंग इन वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी इज 4। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क आपको कितने दी हुई है, वो आपको 400 हर्ट्ज दी हुई है। तो यहाँ पे कुछ वेव्स बन रही होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी 400 होगी। और बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास डेंसिटी ऑफ वायर इज म्यू, आपको कितना दिया हुआ है 0.05 kg per meter है। It is observed at a certain moment of time two consecutive particle at extreme are located at 100 and 200। अच्छा, मान लीजिए दो एक्सट्रीम पे, एक पार्टिकल यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन एक एक्सिस इक्वल 100 पे और एक एक्सिस इक्वल 200 पे, तो बीच का फासला कितना होगा, λ/2 हो जाएगा। λ/2 होगा, λ/2 इज 200 माइनस 100, तो 100 आ गया। लेमडा की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगा, 200 मीटर पे दिया है कि ये सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, 100 मतलब 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, लेमडा आपको मिल गया है। और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई लेमडा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वी चाहिए, तो एफ आपको 400 दिया हुआ है इंटू लेमडा 2 है, तो 800 मीटर पर सेकेंड जो है वो रफ्तार आ जाएगी। 800 मीटर पर सेकेंड आपको क्या मिल जाएगी, रफ्तार आ जाएगी। और रफ्तार को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू लिख सकते हैं, टी बाई म्यू। तो अगर आपको टेंशन चाहिए तो आप 16400 इंटू म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टेंशन मिल जाएगा। स्क्वायर करके मतलब म्यू की वैल्यू आप कितना दिया हुआ, म्यू की वैल्यू दी हुई है 5 डिवाइडेड बाई 100 है, तो ये कट गया भाई साहब 520 आंसर 2 36 और 32, 320 न्यूटन। कितनी आ रही है, 320 न्यूटन आ रही है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। म्यू की वैल्यू आपको 0 kg पर मीटर ही दिया हुआ ना, कैलकुलेशन ठीक की है ना मैंने। 800 इज इक्वल, अच्छा 800 था ना भाई साहब, तो मैंने 8 का तो 64 कर दिया, जीरो जो है ना वो 4 आएंगे ना, तो 2 यहाँ पे कट लिए, तो 2 और लगेंगे ना, 2 यहाँ पे लगेंगे, तो ये 3 2, अच्छा तो इसको 32 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो गया लाला, ऑप्शन स्पीड सेकंड सही हो गया, और थर्ड आपसे पूछा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकाल ली डाला, थर्ड भी सही हो गया। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ वायर इज 80 पाई मीटर, पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी भैया, ओमेगा इंटू ए होगी। सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एचएसएम कर रहे होंगे, ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू, ये आपको कितना दिया हुआ है 80 पाई पर मीटर पर सेकेंड। ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ है, एफ की वैल्यू कितनी है लाला सवाल में 400 है, इंटू ए इज इक्वल टू 80 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, और यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 800 यानी कि 1/10 इंटू 100 कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना मीटर होगा इंटू 100 किया तो सेंटीमीटर में आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये वाला सवाल भी आपका ठीक हो गया है, मतलब ए बी ऑप्शन सही हो गया, ए बी सी डी यानी चारों ऑप्शन जो हैं इसके करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 15 में क्या है जरा ध्यान से देखिए।
15 वाले सवाल में पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ई नॉट आई कैप, यहाँ पे एक मास m चार्ज q का पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट आई कैप, ठीक है। विद वेलोसिटी वी नॉट जे कैप, भाई साहब की रफ्तार कितनी थी, वी नॉट जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड है क्या यहाँ पे, नहीं है। कुछ रिलेशनशिप दिए, एम स्क्वायर वी नॉट के स्क्वायर को 2q ई नॉट एम एक्स नॉट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी मतलब जो है ये तो पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, ऐसे है ना, जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो ये इस पे ऐसे बढ़ा रहा किसी भी टाइम पे इनिशियली। अगर एक्स की बात करें भाई, वाई में तो रफ्तार यही रहेगी वी नॉट, किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट पे वाई में तो रफ्तार वी नॉट ही रहेगी, एक्स में चेंज हो रही होगी। एक्सेलरेशन कितना है एक्स में, एक्सेलरेशन इन एक्स क्यू ई नॉट बटा एम। तो मैंने मान लिया कि यहाँ आते आते रफ्तार मान लो वी डैश हो गई, तो वी डैश का स्क्वायर यू स्क्वायर इज 0 टू ए और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। बोल रहा है कि एक्स नॉट पे जाके क्या होगा, कितनी दूरी पे जा रहे हैं भाई साहब, एक्स नॉट पे जा रहे हैं। एक्स नॉट बनेगा तब रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे आ जाना चाह रहे हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन x इज एक्स नॉट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज एक्स नॉट। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2x नॉट इंटू a की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा q ई नॉट बटा m है कि नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2q ई नॉट m x नॉट है, तो ऊपर एक m मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम किसके बराबर हो गया, m स्क्वायर वी नॉट के बराबर। अच्छा, इस कार्यक्रम को क्या लिखा जा सकता है, m स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर बटा m स्क्वायर। ओ वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओके वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट ही आ गया, वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट ही आ गया। इसका मतलब इधर की रफ्तार वी नॉट है, इधर की रफ्तार भी क्या है, वी नॉट ही। चल जा भाई, चल जा यार, चल जा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नेट रफ्तार इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, इधर की तरफ होगी, इन दोनों का रफ्तार यदि √2 ऑफ वी नॉट। ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया दोनों का। अच्छा, और एक्सेलरेशन की किस डायरेक्शन में होगी, मैंने कहा इसी डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी, q ई नॉट बटा m। बीच का एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। अब आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है भाई साहब v स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड। तो v स्क्वायर तो आपको √2 v नॉट का स्क्वायर करेंगे तो 2 v नॉट आ जाएगा। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर यानी कि इसका ये वाला कंपोनेंट जो कि हो जाएगा q ई नॉट बटा m का cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2। 1/√2 है तो √2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, साथ में ये m भी ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 2√2 v नॉट m अपॉन q ई नॉट, है ना। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा, नॉट का स्क्वायर है, ये वी नॉट का स्क्वायर है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें वी नॉट का स्क्वायर और ऊपर एम स्क्वायर करके यहाँ एम कर दें, कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे आइटम को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे आइटम को आप 2√2 2q ई नॉट m x नॉट है। ध्यान से देखें तो m q ई नॉट यहाँ पे है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो m से m कट जाएगा, q से q और e नॉट से e नॉट कट जाएगा, तो यहां से आ रहा होगा 4√2 x नॉट, 4√2 x नॉट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा। तो ये सही हो गया भाई साहब, ये कैलकुलेशन देख लें। दूसरा बोल रहा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन x कंपोनेंट स्प्लिट बाय √2 टाइम ऑफ v नॉट, आई √2 टाइम ऑफ v नॉट। हाँ, तो ऑप्शन 3 भी सही हो गया, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 1 गलत हो गया, 4 गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 एंड 3। ये आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 के बाद सवाल नंबर 16 इसको उड़ा देते हैं। सवाल नंबर 16 जरा ध्यान से देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए। हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस कितना है, ए है, और यहाँ पे इसका सेंटर मान लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट P है, और इससे 4a की डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, और ये वाली जो दूरी है वो आपको कितनी दी हुई है, ये x दी हुई है, ठीक है।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट सी ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, हम ये जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेट क्या आएगा, जीरो आएगा। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये कंडक्टर भी कर रहा होगा और ये कर रहा होगा, इसके कारण कितना आएगा का के क्यू अपॉन 4a का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज माइनस ऑफ के क्यू अपॉन 16a। इसके अंदर हर बिंदु पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से ये मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब माइनस आई कैप में, क्योंकि इसके कारण आएगा इस डायरेक्शन में, तो इन बाकी इन सब के कारण नेट कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कंडक्टर का, तभी तो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका आंसर हो गया है, आसान सी बात है। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर इज, मैंने कहा देखो ये पूरी बॉडी कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। बोल रहा है पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर इज, मैंने कहा जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही हर जगह पोटेंशियल होगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर पे आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पे अगर आप देखो ये क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ होगा, यहाँ प्लस क्यू होगा, उनके कारण सेंटर पे क्या होगा, जीरो। इसके कारण क्या होगा, के क्यू अपॉन 4a होगा, है कि नहीं है। तो यही आपका v एट सी है, v एट सी वही हर पॉइंट पे होगा, इस वाले पॉइंट पे भी इतना ही होगा, के क्यू अपॉन 4a। इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, इसमें एक तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा कितना, मैंने कहा के क्यू अपॉन एक्स प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर, कंडक्टर के इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण ये आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। इन सब के कारण कुछ आ रहा होगा, भाई टोटल आना तो वही चाहिए जो सेंटर पे आया था, सेंटर पे नेगेटिव और पॉजिटिव का सेम सेम था तो खत्म हो गया, सिर्फ इसके कारण ही आएगा के क्यू अपॉन 4a। तो हर पॉइंट पे के क्यू बाई 4a होना चाहिए। बॉडी कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे कंडक्टर के कारण कितना कंट्रीब्यूट हुआ, के क्यू अपॉन 4a माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन 4a माइनस ऑफ के क्यू बाई एक्स। ये कौन से ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में है, ये भी सही है। थर्ड में बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज जीरो, मैंने कहा हाँ इसके अंदर हर बिंदु पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। वो एक स्क्यू के कारण आएगा और एक इंड्यूस चार्जेस के कारण आएगा, और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो थर्ड वाला भी सही है भाई साहब। आइए बढ़ते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। नाउ द कंडक्टर इज अर्थ देन द चार्ज ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर इज, अब क्या कर दिया गया है, इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का मतलब क्या हो गया है, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। अगर इसका पोटेंशियल जीरो तो इसमें हर बिंदु का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। मान लो कि इस पे इफेक्टिव चार्ज क्या आ गया, क्यू डैश आ गया, क्यू डैश आ गया। तो यहाँ पे अगर जीरो है तो सेंटर पे भी जीरो ही होना चाहिए, हर बिंदु पे जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे इसके कारण क्या आएगा सेंटर पे, के क्यू अपॉन 4a प्लस के क्यू डैश बाई a इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। भाई ये पूरा नेट चार्ज क्यू डैश हो गया है, उसके कारण सेंटर पे के क्यू डैश बाई। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास के क्यू डैश बाई a है इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई 4a आ गया। a से a कट जाएगा, k से k कट जाएगा, q डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ q बाई 4 होगी। q डैश की वैल्यू माइनस ऑफ q बाई 4 होगी, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई देगा। ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 16 वाला सवाल हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 17 वाले सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं 17 वाले सवाल पे। देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 5t k कैप। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है। यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। एंड यहाँ पे ये कहाँ तक है, x इज इक्वल टू 2 तक। ये x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, x इज इक्वल टू 4।
अब आप ध्यान से दे लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 5T, यहाँ पे बी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 5T दी हुई है, और टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू आपको 50 न्यूटन पर कूलम दी है। ये पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ 2 कूलम यहाँ पे और स्क्वायर जे कैप में फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मास इज 1 kg और चार्ज इज 2 कूलम इसको फेंका है। तो क्या करेगा ये सॉरी सर्कुलर मोशन करेगा v क्रॉस b, b कौन सी डायरेक्शन में बाहर की तरफ, v क्रॉस b से फोर्स ऐसे लगेगा तो सेंटर कहीं इसका इधर की तरफ होगा और ये ऐसे सर्कुलर करेगा। रेडियस की कितना होगा निकालते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है mv अपॉन qb, m की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 20 है और q की वैल्यू 2 कूलम है और b की वैल्यू आपके लिए 5 है। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2 मीटर, और रेडियस कितना आ गया है 2 मीटर आ गया। अच्छा सेंटर यहाँ पे होगा, मैंने कहा हाँ। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये सर्कुलर करेगा ड्र और यहाँ पहुंच जाएगा 2 मीटर है। तो भाई साहब ये 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर है इसका सेंटर। और अगर आप ध्यान से देखिएगा ऐसे करेगा है ना, 2 मीटर रेडियस है, तो यहाँ तक आते आते जो है मतलब यहाँ तक आते आते ये जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी इधर की तरफ जस्ट, क्योंकि बात ऐसा होने वाला था इसका, टक 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 है ना। ये आपको दिया ही हुआ है कि भाई साहब ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 2 मीटर है, तो यहाँ तक आ गया, मतलब ये यहाँ तक आ गया है। और इससे आगे क्या होगा, इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो अब वो उधर की तरफ जाएगा, यहाँ इसकी रफ्तार कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये x इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या निकालना है, द टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। भैया देखो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है T/4 है। टाइम पीरियड क्या होता है अगर आपको याद हो तो 2πm/qb होता है ना, qb तो बाई 4 कर दीजिए, तो इतना आ जाएगा। तो 2πm/2b सॉरी है कि नहीं, तो ये कट गया, इतना टाइम T/4 के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई है पाई, m की वैल्यू है मास इज 1 kg है ना, और 2 चार्ज इज 2 कूलम, और b की वैल्यू कितनी है 5 है, 4, और ये आपका कितना आ गया है π/20 है ना। और तो ये π/20 टाइम स्पेंड करेगा, जो कि ऑप्शन 1 में सही है। तो फर्स्ट सही हो गया लाला, सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, चार्ज पार्टिकल विल लीव द सर्कल लीव द इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव करेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, मैंने कहा 20 यहाँ पे है लाला, और आते आते और बढ़ जाएगी भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आई कैप और जे कैप नहीं होगी, ये तो इधर ही है, मतलब इधर ही भागता रहेगा यहाँ से आते। तो कितनी हो जाएगी v² इज इक्वल टू u², यानी कि 400 प्लस 2a। एक्सेलरेशन कितनी होगी, मैंने कहा चार्ज कितना है इसका 2 कूलम है, तो 2 इंटू 50 फोर्स हो गया, मास कितना है 1 kg, इतना एक्सेलरेशन हो गया, और s इज द डिस्प्लेसमेंट है 4 और 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 हो गया है। तो आते आते इसकी स्पीड हो जाएगी √400 प्लस ये हो गया आपका 100 और 400, ठीक है, तो ये 800 हो गया है, 400 है ना, 800 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 2 इंटू 400 का तो आपका 20 आ गया है, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये आई कैप में ही रहेगी 20√2 पर मीटर सेकेंड। ऑप्शन थर्ड में है, 4 गलत है भाई साहब, आई में ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जे में रफ्तार ही नहीं है। खत्म, टाटा बाय बाय। ये सवाल था आपका 17 वाला। आइए आगे बढ़ते हैं 18 वाले सवाल पे। क्या है जरा 18 वाला सवाल देखिए। 18 वाला सवाल, 2 पार्टिकल ए एंड बी क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। Two particle A and B executing simple harmonic motion along the same straight line with same amplitude and same mean position। दो पार्टिकल हैं जिनकी मीन पोजीशन क्या है सेम है, एम्पलीट्यूड भी क्या है
सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है। Same mean position. A start motion from the mean position and B moves toward positive extreme, while B start motion from mean position and moves toward positive extreme. यानी कि यहाँ से अपना A चलना स्टार्ट करता है और B कहाँ से चल रहा है? B start from negative extreme position. Angular frequency of A इसकी ओमेगा A है और B जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसका ओमेगा B है ना, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ओमेगा है, ओमेगा बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला सवाल पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि अगर ओमेगा बी की वैल्यू 2 ओमेगा ए हो, देखो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ बी, टाइम पीरियड ऑफ ए होगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा ए और टाइम पीरियड ऑफ बी होगा 2 पाई बाई ओमेगा बी, उसको मैं 2 पाई बाई ओमेगा ए लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो टाइम पीरियड कितना होगा, t/2 हो जाएगा, ta/2 हो जाएगा, है कि नहीं यार। अगर ta/2 मतलब इसका ta है तो इसका टाइम पीरियड अगर t है तो इसका टाइम पीरियड t/2 है कि नहीं है। अच्छा, अब आपको ध्यान से देखिए, दे मूव एंड दे फर्स्ट मीट वेयर देयर वेलोसिटी इज 0। मैंने कहा ये अगर यहां से यहां जाएगा तो इसका टाइम पीरियड बटा 4, यानी कितना टाइम लगेगा, t/4 है ना। और ये अगर यहां से यहां जाएगा तो इसको इसके टाइम पीरियड का आधा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि यहां से पूरे जहां जाने में कैपिटल t/2 रहता है, तो कैपिटल जो है कैपिटल t/2 रहेगा, इसका टाइम पीरियड खुद ही क्या है, t/2 है, तो इसको यहां से यहां जाने में क्या टाइम लगेगा, t/2 डिवाइडेड बाई t/4। तो दोनों लोग साथ में पहुंचेंगे ना, यहाँ पे दोनों लोग साथ में पहुंचेंगे। अगर आपके पास मतलब जो है ओमेगा बी 2 ओमेगा ए हुआ तो दोनों साथ में पहुंचेंगे। और अगर मान लीजिए दूसरा केस आपको बोल रहा है कि ओमेगा बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ओमेगा ए, यही। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा वैसे आप यहां से भी समझ सकते हैं और फेजर से तो और ज्यादा आसान लगे। ध्यान से देखिए, ए आपका है कहां, फेजर में इधर की तरफ है, सर्कुलर कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर, ओमेगा ए की रफ्तार से। बी आपका यहाँ पे और इधर की तरफ जा रहा होगा, इसका ओमेगा बी है, इसको भी यहाँ पहुंचना है, ये भी यहाँ पहुंच रहा था, तब जब ये अगर ओमेगा था तो ये 2 ओमेगा था भाई, जब ये ओमेगा से चल रहा था और ये 2 ओमेगा से चल रहा था, तब दोनों साथ में पहुंच रहे थे यहाँ पे। अब अगर ओमेगा बी इसके 2 ओमेगा से भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये तो कहीं यहां जा रहा होगा, तब तक ये पहुंच जाएगा। और अगर ये पहुंच जाएगा तो दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे ना भाई, है कि नहीं। अगर ओमेगा बी 2 ओमेगा ए से बड़ा हुआ तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेगी। और इसका जस्ट उल्टा हो कि यार ओमेगा बी जब मतलब अगर ये ओमेगा हो और ये 2 ओमेगा हो, तब तो ये दोनों लोग कहां मिल रहे थे, यहां मिल रहे थे। अगर 2 ओमेगा की जगह थोड़ा ज्यादा हुआ तो यहां मिल जाएंगे, और अगर 2 ओमेगा से कम हुआ तो मैंने कहा यहां मिलेंगे, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां मिलने का क्या मतलब है भाई, ये वाला आपका जो है वो इधर की तरफ आ रहा होगा, है ना, और ये सामने से जा रहा होगा, दोनों मिल गए होंगे, है कि नहीं। तो इस वाले केस में मतलब जो है आप क्या पाइएगा कि ओमेगा बी अगर लेस देन 2 ओमेगा हुआ, दे विल फर्स्ट मीट देयर वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अगर और when they will first meet their velocity direction cannot depend, when will they meet their velocity direction cannot depend on omega। मैं तो पागल है यार, ओमेगा पे डिपेंड करेगी भाई साहब, है ना। अगर ये ओमेगा हुआ, ये 2 ओमेगा हुआ तो दोनों साथ में मिल जाएंगे, है ना। अगर ये 2 ओमेगा से कम हुआ, अगर ये कम हुआ तो ये पहुंच जाएगा, यू टर्न ले लेगा और ये जा रहा होगा भाई। अगर ये 2 में ये ओमेगा और ये 2 ओमेगा हो तब तो ये दोनों साथ में मिल रहे हैं। अगर ये 2 ओमेगा से ज्यादा हुआ तो पहले ही मिल जाएगा, मतलब दोनों इधर जा रहे होंगे, ये पीछे से क्रॉस कर लेगा। अगर ये 2 ओमेगा से कम हुआ तब ये भाई साहब यहाँ पहुंच जाएंगे और वापस ऐसे आने लगेंगे, यहाँ पहुंचने का मतलब यहाँ एक्सट्रीम वापस आने होंगे और ये सामने से जा रहा होगा। अगर 2 ओमेगा से कम हुआ तब वेलोसिटी अपोजिट में रहेगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं, 2 और 3। फोर्थ वाला बोल रहा है कि ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कि गलत बात है। तो आपका आंसर होगा 1, 2 और 3। और इसके साथ ही ये 18 को
क्वेश्चन वाला जो पेपर है पेपर 2 इसका डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे होंगे, अपनी हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ का खूब खूब ख्याल रखिएगा। वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। और जब भी आप टाइम मिले और जब भी आप हैप्पी फील करें तब आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा अगले पेपर के डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।